नमस्कार, मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने एट पोस्ट अष्टा तालुका वाळवा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से हूँ। गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा लेना है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो गन्ने के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो खाद हम देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, इसमें क्या क्या देना है, क्या क्या महत्व है और कब कैसे देना है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कल हमने ये बोला था कि इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कौन से भी पौधे हो उनको जमीन या लैंड, हवा, पानी, इसमें से करीबन 90 के आसपास, 90 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वो पौधा अपटेक करता है। 90 से भी ज्यादा, साइंटिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं। आपको भी आश्चर्य लगेगा कि हम 90 कब दे रहे हैं, 90 कितना कब दे रहे हैं। हम देते नहीं है, वो जमीन में से उठा लेता है। लेकिन उसमें से उसकी ग्रोथ होने के लिए, हर एक पौधे की ग्रोथ होने के लिए, या गन्ना हो या और कौन सा भी पौधा हो, हम अभी गन्ने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गन्ने की ग्रोथ होने के लिए 16 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। 16 ये अत्यावश्यक होते हैं, आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको बोलते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। 90 उसने अपटेक किया, उससे भी ज्यादा अपटेक किया, जो भी है, लेकिन उसकी ग्रोथ होने के लिए उसमें से 16 चाहिए होते हैं। 16 उसको अगर पूरे मिल गए तो उसका लाइफ साइकिल, जीवन क्रम पूरा होता है। तो 16 मिलते हैं, उसको बोलते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बोलते हैं, या आवश्यक मात्रा ऐसे बोल सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए, ये जो 16 होते हैं, ये पूरे उनको 16 मिलने चाहिए। उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, कोई किसकी मात्रा ज्यादा हो, किसकी मीडियम हो, किसकी बहुत कम हो, लेकिन ये 16 उसको पूरा जब मिलता है तभी उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो प्लांट के अंदर जो बायोकेमिकल की क्रिया होती है, इसमें ये सब प्रत्यक्ष उसमें सहभागी होते हैं, वो काम करते हैं, तभी उसकी ग्रोथ होती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये 16 न्यूट्रिएंट जो है, जो उसकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, उसे 16 न्यूट्रिएंट्स को कौन सा भी पर्याय नहीं है। यानी एक देना है, ये नहीं मिल रहा है तो इसके बदले में दूसरे देंगे तो उसका काम पूरा होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए तो इनको आवश्यक न्यूट्रिएंट्स ऐसे बोलते हैं, यानी इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे इसका नाम है। इसके लिए दूसरा कौन सा पर्याय नहीं है। ये जो 16 होते हैं, एक्चुअली ये सब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत जगह आपने ये सुना भी है कि इतने इसको चाहिए, इतने चाहिए, ऐसे। इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जो कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाने में ये बहुत ही काम आने वाला है। ये जो 16 न्यूट्रिएंट्स है, 16 एलिमेंट्स है, इसमें 4 डिवीजन किया है, 4 भाग में ये बांटा गया है। पहला एक भाग है, उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स है, ये नैसर्गिक है। इसके लिए फार्मर को या हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेता है। इसकी चिंता हम करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, वो अपने आप लेता है, और नेचुरल बोलते हैं। दूसरे 3 होते हैं, उनको मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मुख्य अन्न घटक ऐसे उसको बोलते हैं। ये 3 होते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है। और तीसरा जो होता है, उसको 3 इसमें भी आते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, द्वितीयक बोलते हैं इसको। ये मात्रा इसकी बहुत कम लगती है, मेजर न्यूट्रिएंट के सामने इसकी मात्रा कम लगती है, इसके लिए इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स ऐसे बोलते हैं। और लास्ट में आता है चौथा, इसमें 7 एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में लगता है, बहुत कम मात्रा में। इसके लिए उनको बोलते हैं सूक्ष्म अन्न घटक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे उनको बोला जाता है। इनके नाम क्या क्या है?
सब तो नाम आपको पता ही है, लेकिन एक बार हम देखेंगे। जो नैसर्गिक रूप से उनको पौधा लेता है, जिसके लिए अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 3 होते हैं। पहला होता है कार्बन। कार्बन ये हवा में से वो लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हर एक पौधा पत्ते में से ले लेता है, उसमें से उसको कार्बन मिलता है, अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरा होता है हाइड्रोजन, उसको H बोलते हैं, हाइड्रोजन H। ये पानी में से उसको मिलता है, पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, उसमें से H उसको मिलता है। तीसरा होता है ऑक्सीजन, ये भी हवा में से उसको मिलता है। यानी 3 मेजर जो नैसर्गिक तत्व है, इसकी अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं। ये सब न्यूट्रिएंट्स उनको हवा में से उनको मिलते हैं। अभी दूसरे विभाग में हम जाते हैं, जो जिसको मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो हम जमीन में से दे सकते हैं। अभी जो 13 न्यूट्रिएंट्स है, ये सब हम जमीन में से उसको सप्लाई करते हैं। दूसरा जो है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उसमें 3 घटक आते हैं। एक नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा पोटेशियम। नाइट्रोजन यानी N हम बोलते हैं, फास्फोरस यानी P उसको हम बोलते हैं, और पोटेशियम को हम K बोलते हैं। कौन से भी हम जब बैग लेते हैं न्यूट्रिएंट की, उसके ऊपर लिखा रहता है NPK की मात्रा कितनी होती है। NPK, N यानी नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस, K यानी पोटेश। इसकी मात्रा बहुत ज्यादा लगती है पौधे को, हम ज्यादा मात्रा में जमीन में से देते भी है। तीसरा जो विभाग होता है, उसमें और 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उनका नाम है कैल्शियम, Ca बोलते हैं उसको, कैल्शियम। दूसरा होता है मैग्नीशियम, जिसको Mg बोलते हैं, मैग्नीशियम। तीसरा होता है सल्फर, रंजक या गंधक बोलते हैं, जिसका नाम है S, ऐसे लिखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 तत्व होते हैं। और आखिर में जो चौथा विभाग आता है, उसको 7 न्यूट्रिएंट्स में विभागा जाता है। 7 होते हैं ये है आयरन यानी फेरस, दूसरा मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन और मोलिब्डेनम। ऐसे 7 तत्व होते हैं, ये चौथे विभाग में आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे इनको बोलते हैं। ये 16 जो मैं बोल रहा हूं, इनका एक कारण ऐसा है, ये पूरी लाइफ साइकिल जो पूरी होनी चाहिए, उसमें ये 16 के 16 तत्व महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसमें से एक भी एलिमेंट, एक भी न्यूट्रिएंट कम पड़ा तो वो जितना कम पड़ा है उतना ही उत्पादन आता है। चाहे बाकी के 15 न्यूट्रिएंट जितनी भी ज्यादा मात्रा में हो, बहुत ज्यादा दिए हो, उसको जितना चाहिए उतना दिया हो, तो भी जो एक तत्व कम पड़ा है, वो कितना कम पड़ा है उसके हिसाब से ही वो उत्पादन अपने को बढ़ता है। इसमें एक फिगर निकाली है, लिएबेज ये बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा फिगर ध्यान देकर देखिए, मैं यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वाइन बनाने का बैरल होता है, जो लकड़ी की पट्टियों से बनाया जाता है। एक्चुअली पूरा सब पट्टियां अगर पूरे हो तो इसमें लिक्विड पूरा भर जाता है। हर एक पट्टी को एक एक नाम इसमें दिया है, किसी को बोरॉन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है, पोटेशियम लिखा है, कैल्शियम लिखा है, हर एक पट्टी को एक एक नाम लिखा है। 16 जो तत्व है, 13 जो जमीन में से हमको देना है, इन 13 तत्वों का नाम हर एक पट्टी के ऊपर लिखा है। देखिए इसमें से जो P नाम की जो पट्टी है, वो सबसे नीचे टूटी है। इसमें कितना भी आप न्यूट्रिएंट डाल दीजिए, लेकिन P की जहां पट्टी टूटी है वहां तक ही इसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे। यानी कितना भी हमने बाकी का बोरॉन अच्छा दिया है, नाइट्रोजन अच्छा दिया है, कैल्शियम दिया है, जितना भी रिक्वायरमेंट है सब न्यूट्रिएंट्स हमने दिए हैं, लेकिन जो पट्टी टूटी है वहां तक ही वो रहेंगे, उत्पादन वहां तक ही आएगा। जब तक हर एक पट्टी पूरे पैक नहीं होते, हर एक पट्टी की लेवल एक जैसे नहीं होती, तब तक उत्पादन सब मिला के ज्यादा उत्पादन नहीं आता। इसमें देखिए छोटे छोटे जो है, जैसे कि फेरस है, मैंगनीज है, जिंक है, क्लोरीन है, बोरॉन है। बोरॉन की मात्रा बहुत कम लगती है, 1 एकड़ में 2 किलो या 3 किलो बोरॉन देना होता है। अगर बोरॉन की मात्रा कम पड़ी,
नाइट्रोजन बहुत सारा दिया है, फास्फोरस दिया है, पोटेश दिया है, कैल्शियम, बोरॉन, सब बाकी का सब दिया है, लेकिन बोरॉन की मात्रा अगर कम पड़ गई, बोरॉन जितना उसको मिला है उसके हिसाब से ही उत्पादन आता है। यानी अगर एक साल में 3 किलो बोरॉन उसको चाहिए तो 3 किलो देना पड़ेगा। अगर 1 ही किलो दिया है तो 1 किलो के हिसाब से उत्पादन आता है। ये बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान में रखना है। यानी ये जो सब न्यूट्रिएंट्स है उनके हिसाब से देना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी जब हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि आपने जमीन में क्या क्या है, कितना मात्रा में है और ये कितने ही मात्रा में और देना है, उस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। हर एक न्यूट्रिएंट का एक अलग अलग काम होता है। जैसे कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हवा में से वो लेता है, वैसे नाइट्रोजन हम जमीन में से देते हैं, जो यूरिया के फॉर्म में हो, अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है। गन्ने के हर एक शरीर क्रिया में, उसके फिजिक्स में हर एक शरीर क्रिया में नाइट्रोजन का काम रहता है। वो हर एक काम जो होता है उसमें नाइट्रोजन होना ही चाहिए। गन्ने की ग्रोथ जो होती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो ही गन्ने बढ़ता है। नाइट्रोजन की मात्रा अगर कम पड़ने लगी तो ये बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन आता है। इसको अत्यावश्यक बोलते हैं, इसेंशियल, मोस्ट इसेंशियल बोलते हैं इसको। जब नाइट्रोजन अच्छी तरीके से उसको मिल गया तो उसकी फुट की संख्या बराबर आती है, जिसको आप कल्ले बोलते हैं, फुटवे बोलते हैं, टिलर्स बोलते हैं। नाइट्रोजन इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है, टिलर की संख्या बहुत अच्छी आती है। साथ में जो रूट जोन डेवलप होना चाहिए, रूट्स डेवलप होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन बहुत अच्छा काम करता है। यानी ये दो मेजर इसमें ये काम करता है। तीसरा मेजर है वो इसकी ग्रोथ करने में, उसकी जो भी कुछ अंदर की क्रिया चलती है, इसमें नाइट्रोजन ही ज्यादा काम करता है। गन्ने में एक और खास बात है, नाइट्रोजन जितना भी हम देते जाएंगे उतना उसका प्रतिशत बहुत अच्छी तरीके से वो देता है। नाइट्रोजन का इफेक्ट बहुत ही अच्छा इसके ऊपर होता है और गन्ने की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। ऐसे हर एक न्यूट्रिएंट का एक एक काम होता है। फास्फोरस का काम होता है, वो भी जो रूट्स निकलने में फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है, फुटवे निकलने में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सबसे ज्यादा है जो अंदर का रस जो बोलते हैं हम, उसमें जो तैयार हुआ रस नीचे ऊपर होता है, ये रस की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छा करने के काम फास्फोरस करता है। या जो लास्ट में पक्वता आता है जिसमें शुगर बनती है, इसमें भी फास्फोरस बहुत ही अच्छा काम करता है। फास्फोरस बहुत ज्यादा लगता है, ऐसे नहीं, शुरुआत में उसको ज्यादा देना पड़ता है, बाद में फास्फोरस की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही पोटेशियम का भी काम बहुत ही ज्यादा होता है। पोटेशियम का काम हम सब लोगों ने देखा है कि एक ही हमको पता है, पोटेश देने से फल होते हैं वो उसकी कलर अच्छा आता है, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। केले हो या आम हो या कौन सा भी फ्रूट हो, इसमें बहुत ही अच्छा काम पोटेशियम करता है, ऐसे हम सुनते हैं। लेकिन पोटेश का एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है, रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ही अच्छा करने का काम पोटेशियम करता है। यानी शुरुआत में से ही पोटेशियम हर एक पौधे को मिलना चाहिए। आखिर में सिर्फ देकर ये फल की क्वालिटी सुधारता है, लेकिन शुरुआत में उसको अगर हमने दिया तो पहले से ही पोटेश पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ही अच्छा वो बनाता है। ऐसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। जो 13 न्यूट्रिएंट्स है उनकी मात्रा कैसी देनी है, क्या करनी है, इसके बारे में मैं बहुत सारे चार्ट आपको दिखाना दिया भी है, भेज देता हूं हर एक को मैं। देखिए एक चार्ट में अभी दिखाने जा रहा हूं, इसमें ऐसा है कि नाइट्रोजन की मात्रा कब कितनी देनी है, बाद में पोटेश की मात्रा कब कितनी कैसी चाहिए होती है और फास्फोरस की मात्रा कब कितनी चाहिए होती है। तो इसमें ऊपर लिखा है, एन करके एक लाइन पे लिखा है, पी भी लिखा है और के भी लिखा है।
नाइट्रोजन शुरुआत में बहुत ज्यादा लगता है, ग्रैंड ग्रोथ तक बहुत ज्यादा लगता है, बाद में उसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती जाती है। फास्फोरस शुरुआत में कम लगता है, बाद में बढ़ता जाता है और फिर एक नीचे आता है, कम होता है। और पोटेश की मात्रा शुरुआत में देने पड़ती है थोड़ी थोड़ी सी, और आखिर में बहुत ज्यादा देनी पड़ती है और फिर ये कम होते जाता है। ये जो चार्ट है साइंटिस्ट लोगों ने बना कर रखा है कि कौन सी मात्रा शुगर केन के लाइफ में कैसे कैसे देने होते हैं, कब ज्यादा देना है और कब कम करना है, ये फिगर में से दिखता है। ये सब फिगर अजय के आपको इसमें डाल रहा है, आप देख सकते हैं, मोबाइल पे आ रहा है आपके। जो नाइट्रोजन होता है शुरुआत में ज्यादा देना है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, बाद में फास्फोरस की मात्रा बढ़ानी चाहिए, बाद में पोटेश की मात्रा बढ़ानी चाहिए, सिर्फ आपको बाकी सब कम होते जाता है। इसके हिसाब से ही मैंने जो 100 टन, 125 टन, 150 टन या 200 टन का जो चार्ट बनाया गया है, ये इसके हिसाब से सब बनाया गया है। जब चार्ट बनाते हैं तो डॉक्टर सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर अरुण मराठे सर इसमें शामिल रहते हैं, एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर बीपी पाटिल सर इसमें शामिल होते हैं, और फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर इसमें शामिल रहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट इसमें शामिल रहते हैं, और जब चार्ट बनता है तो कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा हम दे रहे हैं, कितनी ज्यादा करनी है, कितनी कम करनी है, इसका सब डिस्कशन करके एक चार्ट बनाया जाता है। इसमें यह भी होता है कि एक मात्रा अगर ज्यादा बढ़ाई जाए तो वो दूसरी मात्रा को दबा भी सकता है। मान लीजिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो गया तो पोटेश को दबा सकता है, तो पोटेश कितना बढ़ाना चाहिए, ये सब साइंटिफिक तरीका होता है। और ये सब साइंटिफिक तरीके से साइंटिस्ट लोगों के मार्गदर्शन पे हम चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम लेते हैं। कल ऐसे बोलते बोलते मैं बोल के गया था कि 2 साल पहले हमने 200 टन पर एकड़ का एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें ये न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है सबसे ज्यादा दी गई थी, इतनी ज्यादा दी, यानी 200 टन उत्पादन आने के लिए कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटेश चाहिए, ये मात्रा तय करके उसको दिया गया था। ये देने से पहले सेंद्रीय मात्रा कितनी देनी है ये भी तय की गई थी, जमीन में कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए ये भी तय करके ये भी उतनी मात्रा में दिया था। और बाद में इसमें स्प्रेज भी किए थे कि पत्ते की ग्रोथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई विड्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी लंबाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जितना ज्यादा सनलाइट आएगा, सूर्य प्रकाश आएगा, उतना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा उसका खाद बनेगा, और जितना ज्यादा खाद बनेगा उतना शुगर केन की ग्रोथ अच्छी होगी। ऐसे सब डिस्कशन करके, सब चर्चा करके ये एक्सपेरिमेंट चलता है। लास्ट टाइम जो हमने किया था, टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। टेम्परेचर कितना बढ़ता है तो उसका न्यूट्रिएंट अपटेक कैसे होते रहता है, कितने ज्यादा बढ़ने से अपटेक नहीं कर पाता, रुक जाता है, या टेम्परेचर नीचे जाते वक्त कितने टेम्परेचर तक वो खाना खा सकता है, उसके नीचे चला गया तो कब रुकता है, यानी नीचे 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया टेम्परेचर तो खाना जमीन में तैयार होकर भी, न्यूट्रिएंट्स होकर भी वो नहीं उठा पाता, और ऊपर जाकर 35 डिग्री से ऊपर चला जाए टेम्परेचर तो भी वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना चाहिए ये सब डिस्कशन करके वो एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उसमें 167.677 इतना मेट्रिक टन, यानी करीबन 168 टन इतना उत्पादन हमको मिला है, जो हाईएस्ट है, भारत में भी हाईएस्ट है। शायद ओपन फील्ड में फार्मर ने खेती में गन्ना लगाकर इतना उत्पादन जो लिया है ये वर्ल्ड में भी शायद पहली बार ही हुआ होगा। हम 200 टन तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए इस साल फिर और एक बार यही एक्सपेरिमेंट किया गया है, दोहराया गया है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी गन्ना वो तैयार है या नहीं, अभी उसका 13-14 महीने पूरा हुआ, 12-13 महीने हो रहे, अभी 18-19 महीने में वो उसका हार्वेस्टिंग होगा, देखेंगे कितना उत्पादन उसमें आता है, शायद थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकता है। अभी बेसल डोज की जो बात होती है,
ये जो अगर हम देखेंगे, दो तरीके से हम बेसल डोज दे सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स देना है तो शुरुआत जब हम करते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ प्लांटेशन चल रहा है, अर्सली प्लांटेशन होता है, बेसल डोज देना बहुत जरूरी होता है। इसमें फास्फोरस देना है, पोटेश देना है, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं और सेकेंडरी का थोड़ा सा हिस्सा देना है। फास्फोरस देना होता है तो तीन तरीके से हम दे सकते हैं, या तो सिंगल सुपर फास्फेट के हिसाब से दे सकते हैं, पर एकड़ 6 बैग सिंगल सुपर फास्फेट दीजिए, इसके साथ में 25 किलो यूरिया दीजिए, और पोटेशियम की 1.5 बैग 75 kg पोटेशियम दीजिए। या दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, यूरिया देने की जरूरत नहीं, डाई अमोनियम फास्फेट 2 बैग लीजिए और साथ में पोटेशियम 75 kg लीजिए। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं, 10-26-26, सिर्फ 10-26-26 की 4 बैग ले लीजिए, पोटेशियम मत लीजिए, यूरिया मत लीजिए। या 12-32-16 नाम से जो आता है 12-32-16, इसकी 3 बैग ले लीजिए, पोटेशियम और यूरिया लेने की जरूरत नहीं है। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स में हो गए। इतना जमीन में डालिए, उसमें मिट्टी में मिक्स करके रखिए, फिर सीड ट्रीटमेंट करके अब हम इसमें डाल सकते हैं, गन्ने बो सकते हैं। इसके साथ में न्यूट्रिएंट्स देने, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने बहुत जरूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो बैग आती है, अपने 10 किलो की बैग आती है, उसमें स्टेट के हिसाब से ग्रेड बनाया जाता है। महाराष्ट्र के हिसाब से ग्रेड बनती है, ग्रेड नंबर 2 ऐसे उसको बोलते हैं। उसमें फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम सब ऐसे उसके परसेंटेज वाइज उसमें मिक्स करके रखते हैं। ये 15 किलो की बैग इसमें ही मिक्स करके डालनी है। साथ में मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो इसमें ही देकर रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है सल्फर। बेंटोनेट सल्फर मार्केट में अवेलेबल है, ये 15 किलो इसमें ही डालना है। ये सब जो हम नाली निकालते हैं, फरो निकालते हैं, इसमें डालकर मिट्टी में मिक्स करना है और बाद में इसको पानी देना है और गन्ने लगाने हैं। कल हम जो चर्चा करने, विस्तृत चर्चा इसके बारे में करेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट कब देने हैं, कैसे देने हैं, उसकी मात्रा कैसी कम ज्यादा करनी है, इसके बारे में पूरी चर्चा हम कल करने वाले हैं। ये चार्ट पूरा मैं आपको, हम जो यूज करते हैं वो आपको बोलने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। 100 टन के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स देने हैं, 125 टन के लिए कितने, 150 टन के लिए कितने, कौन सी मात्रा बढ़ानी है, कम करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी कल हम ले लेंगे। और भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ सॉइल एप्लीकेशन के ही न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं ऐसे नहीं है, साथ में ड्रिप में से भी हम कुछ न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, जो खर्चा भी ज्यादा नहीं न आ सके, लेकिन उसकी इफिशियंसी अच्छी हो और गन्ने की ग्रोथ अच्छी हो। इसके लिए ड्रिप अगर किसी के पास है तो ड्रिप में से भी न्यूट्रिएंट्स कौन से कैसे कैसे देने हैं, इसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।